हेलो बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास से। तो क्लास 8 में युगपत समीकरण मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें ध्यान से समझना है क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ आगे आने वाली सभी क्लासेस में इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले युगपत समीकरण देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसको हम पीछे क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, रैखिक समीकरण। तो आप कह सकते हैं कि वे समीकरण या वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जहाँ x व y कैसी राशि हैं, ये चर राशि हैं, और a और b कैसी राशि हैं, और साथ साथ c भी राशि कैसी है, ये अचर राशि हैं। तो इस तरीके के जो भी रूप में कोई समीकरण होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जैसे 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक रैखिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पीछे क्लासेस में यानी क्लास 7 में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि युगपत समीकरण का रैखिक समीकरण से क्या कनेक्शन है। तो वो देखिए, तो उसको आप लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण ये चैप्टर ही है जिसमें हमें इसी के बारे में केवल पढ़ना है। तो आप कह सकते हैं कि समीकरणों अब आपने एक समीकरण ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी समीकरण ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के युग्म को। ठीक है, इन समीकरणों के युग्म यानी कि रैखिक समीकरण में केवल एक ही आती है समीकरण। यहाँ पर हम दो समीकरणों युग्म की बात कर रहे हैं, के युग्म को। ठीक है, के युग्म को युगपत समीकरण कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि दो समीकरण रैखिक समीकरण थी, उनके युग्म को युगपत समीकरण या समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास में उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने दो समीकरण ले ली 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों जो है वो युगपत समीकरण कही जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके पीछे अपने रैखिक समीकरण पढ़ा था कि x और y क्या है, ये कैसी राशि हैं, ये चर राशि हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये कैसी राशि हैं, अचर राशि हैं। तो ये सब चीज़ सेम रहती है। दूसरे तरीके से आप इसकी परिभाषा को आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि समीकरण जो है, समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म यानी कि एक तरह से को हम युगपत समीकरण कब कहेंगे, जब a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो। ठीक है, यानी कि ये दो समीकरण रैखिक समीकरण आपको दिख रही थी जो अलग अलग, इनको युगपत समीकरण कब कहेंगे, जब हम a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते आगे, समीकरण यानी कि युगपत समीकरण के हल की बात करते हैं। हल, तो युगपत समीकरण का हल क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल वो होता है कि जो चर राशि का मान जो होता है उस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर देखिए सपोज ये हमने एक समीकरण मान ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा x का मान आप देखिए जो कि दोनों को संतुष्ट करे। तो अगर आप देखेंगे तो x का मान अगर मैं 5 रख रहा हूँ और y का मान 1 रख रहा हूँ, तो देखिए 5 प्लस 1 6 इसे भी संतुष्ट कर रहा है, और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, ये भी इसे भी संतुष्ट कर रहा है। तो ये जो x का मान 5 और y का मान 1, ये इस समीकरण यानी कि जो आपके पास में युगपत समीकरण है इसका हल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समीकरण को यानी कि युगपत समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो युगपत समीकरण को हल करने की जो मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि जो होती है वो होती है सारणी विधि। दूसरी विधि जो होती है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरी विधि होती है विलोपन विधि। तो ये 3 विधि होती हैं हमारे सिलेबस में, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले सारणी विधि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेबल मेथड, प्रतिस्थापन विधि जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और विलोपन विधि एलिमिनेटिंग मेथड। तो इस तरीके से ये 3 विधियां हैं तो जो कि हमारे सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले सारणी विधि को डिस्कस करते हैं। सारणी विधि क्या होती है? देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये दो युगपत समीकरण हैं, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 2, ये हमने मान लिया है। तो ये दो युगपत समीकरण हैं। तो अगर हम इसके हल की बात करें, सारणी विधि से हल निकालें, तो पहले समीकरण को देखते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान है 6, तो यहाँ से y का मान अगर निकाले तो x को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, और इस टेबल में हम बॉक्सेस बना रहे हैं, मान लीजिए 4-5 बॉक्सेस बना देंगे। तो ये इस टेबल को 2 पार्ट करके, एक पार्ट में x एक पार्ट में y। यहाँ पर देखिए जब हम x का मान लीजिए स्टार्ट करते हैं 0 से, जब x का मान 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा 6। जब x का मान 1 रख देंगे तो y का मान हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 हो जाएगा। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मान हमने रख कर देख लिए। हालांकि और भी मान रख सकते हैं, मानों की कोई लिमिट नहीं है, आप कम से कम ऐसे 5-6 मान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 रखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2, और जब 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, और जब इवन सपोज़ ये 6 रख देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 माइनस 6, ये 0, यहाँ तक आ जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में समीकरण इसी प्रकार समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 में अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से देखिए x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये टेबल यहाँ भी बना लेते हैं। तो ये देखिए इस टेबल में बिल्कुल पार्टीशन कर लीजिए, और कम से कम 5-6 मान यहाँ पर भी रख के देखते हैं क्या क्या मान आते हैं x और y। तो देखिए यहाँ पर y का मान जब 0 रख रहे हैं तो x का मान 2 हो जाएगा। y का मान जब 1 रख रहे हैं, जब y का मान 1 तो x का मान 3 हो जाएगा। जब y का मान हम 2 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 4। जब y का मान 3 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही हमारे पास में जो y का मान हमारे पास में रखेंगे हम 4, तब x का मान हो जाएगा 4 और 2 6। ठीक है, और जब y का मान हम 5 रखेंगे तो ये मान हो जाएगा दिस इज 7। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि y के मान से x का मान ठीक 2 अधिक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास में इन दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखें, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को देखें तो क्या कोई ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मान है, यानी कि x के मान को जो हमने 4 रखा था, y के मान को 2 पहली समीकरण में भी आ रहा है, x का मान 4 और y का मान 2 ये दूसरी समीकरण में भी आ रहा है। तो इस तरीके से टेबल विधि से इसका जो मान हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी पहली विधि जिसे हम कहते हैं सारणी विधि। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरी विधि पर आते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें थोड़ा सा मेथड अलग होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर वही काम करना है। तो हम डिस्कस करते हैं दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो यही समीकरण हम मान लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण किसी भी समीकरण से स्टार्ट करते हैं। तो मान लें समीकरण 1 से हमने x का या y का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमने समीकरण 1 से हमने y का मान निकाल लिया है, तो y का मान कितना हो जाएगा समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से मैं फिर से लिख रहा हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू है 6, तो y का मान हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। प्रतिस्थापन जैसा नाम से क्लियर है कि हमें रिप्लेसमेंट करना है। तो इस समीकरण 2 में y का जो मान हम पहले निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, है ना। जैसे क्रिकेट वगैरह मैच में होता है या फुटबॉल मैचेस में होता है, एक प्लेयर इंजरी हो जाती है तो वो चला जाता है, उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है, वही काम यहाँ हो रहा है, रिप्लेसमेंट होना है। तो देखिए इसे हम रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में तो देखिए क्या होगा, x माइनस वाई की जगह हम रख रहे हैं 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 6, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8/2 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और क्योंकि आप पहले से ही आपको मालूम है y इज इक्वल टू कितना निकाला था आपने 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 4 यहाँ रख देंगे तो आपके पास में y का मान 2 आ जाएगा। तो देखिए इस मेथड से भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास में सेम आना है कि x का मान 4 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी विधि पर आते हैं, उसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है एलिमिनेटिंग करना। तो यहाँ पर किस चीज़ को एलिमिनेट करना है वो देखते हैं, विलोपन विधि। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में ये माना हुआ है कि देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दो समीकरण हैं, हमें x का और y का मान निकालना है, लेकिन किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि x के और y के कोफिशिएंट यहाँ पर जो है 1 1 है, ठीक है,
और यहाँ पर भी एक्स और वाई की कोफिशिएंट एक से 1 है, -1 है, तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मेन आपके पास में फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे y क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो y से y कट जाएगा, दिस इज 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 8, 6 और 2 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/2, इसे काट देंगे 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। और जो x का मान फिर से समीकरण आप किसी भी समीकरण रख सकते हैं, तो मान लेते हैं हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो ये आपके पास में x का मान है 4, यहाँ रख दिया हमने, x की जगह 4 रख दिया, y इज इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू जाएगी 6 - 4, तो y का मान आ जाएगा दिस इज 2, y इज इक्वल टू 2। तो देखिए तीनों मेथड से मैंने करके दिखाया इस क्वेश्चन को, सारणी विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। लेकिन तीनों मानों का तीनों जगह जो तीनों इक्वेशन दोनों इक्वेशन जो हमने सॉल्व करा अलग अलग मेथड से, हर बार आंसर सेम आ रहा है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमारे पास में युगपत समीकरण को हल करा जाता है। तो युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं जो आपको अच्छी तरह समझ लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। आज के लिए इतने, थैंक यू।